ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने पार्ट वन में जो है यूनिट्स के सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी, उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट के बारे में समझा। उसके बाद सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो कि होती है डायमेंशंस। डायमेंशंस को क्या है कि जैसे मान लो, सबसे पहले हम लोगों ने जो यूनिट कन्वर्जन ऑफ यूनिट किया, उसमें आप लोगों को पता है कि आप सबसे पहले आपने देखा होगा हम लोगों ने 1 जूल को क्या किया कि केजी में बदला। ठीक है, 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जब आपने यूनिट कन्वर्जन किया तो आप जूल से या तो आप याद रखिए कि डाइन में, है ना, उसको कन्वर्ट कीजिए, सॉरी जूल को अर्ग में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर यूनिट कन्वर्जन करना है तो या तो बहुत सारे रिलेशन याद रखें। अब डायमेंशन का सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोगों को जो यूज है, एप्लीकेशन है, और जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो क्या हुआ कि डायमेंशन फॉर्मूला जो है बताता है जैसे कि 1 जूल के अंदर कितनी सी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। आप मतलब ये अगर हमको निकालना है तो जैसे किसी भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है तो आप बता सकते हैं कि उस क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब इस यहाँ से डेफिनेशन क्या हुई, डेफिनेशन डायमेंशन, द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, जो इन्वॉल्व है उस क्वांटिटी के अंदर, है ना, रेज्ड टू ऑब्टेन दैट क्वांटिटी, है ना। मोस्टली जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज है उसमें हमें बहुत यूज आता है डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम लोग तो डायमेंशन की डिफिनेशन होती है उसमें क्या है कि देखो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि ये 1 2 3 4 और ये 5, है ना, ये 5 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो डायमेंशंस फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम को, है ना, ये कैपिटल ब्रैकेट के अंदर एम, मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से, टेम्परेचर को थीटा या फिर केल्विन का के। ठीक है, इस तरह से कैपिटल के से या तो करते हैं। ठीक है, और करंट को एम्पियर का ए लेते हैं कैपिटल। एक तो इनका रिप्रेजेंटेशन आपको खास ख्याल रखिए कि कैपिटल लेटर्स से करना है और कैपिटल आपका जो बड़ा ब्रैकेट है उसको यूज करना है। तो अब क्या हुआ कि जैसे आपने मान लीजिए वर्क का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसको आप लिख सकते हैं मास एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, बट अगर जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो आपका फाइनल ये वर्क का आया। अब इस डायमेंशनल फॉर्मूले से आपको पता है कि आप वर्क जो है, जो ये क्वांटिटी है, इसमें 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की गई हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। मास की पावर 1, लेंथ की टाइम 2, पावर 2, टेम्परेचर की सॉरी टाइम की पावर -2 रेज करने पे हमको जो है वर्क मिला। अब इसका फॉर्मूला से सबसे इसका फायदा क्या हुआ, जो हम लोगों ने यूनिट कन्वर्जन के समय 1 जूल इज इक्वल टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा था, तो जूल वर्क का यूनिट है। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है तो आप यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, ठीक है, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर माइनस, है ना, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला से हम लोग अगर यूनिट कन्वर्जन सीखेंगे, है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा। वरना आप 10 जूल और डाइन अर्ग के बीच में, ठीक है, वॉट ये सॉरी न्यूटन और डाइन के बीच में, या फिर जैसे बार, है ना, और बार क्या होता है, प्रेशर का यूनिट होता है बार, और उसके बार का और इसका सीजीएस में क्या होता है, पाउंड पर इंच स्क्वायर, पीएसआई। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिट कन्वर्जन में आप लोग या तो इनका रेशियो याद करिए, या फिर आप बेसिक जो हमको पता है मास में, जैसे केजी एमकेएस में है, सीजीएस में ग्राम है। तो अगर आप फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट अगर आप एमकेएस सीजीएस में जानते हैं और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, तो आपको पता है इसमें कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना, इन्वॉल्व हुई हैं, उससे आप लोग डायरेक्ट हम लोग जो है यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा डायमेंशनल फॉर्मूला में एक और है जो कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं रेड में, इंपॉर्टेंट नोट है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो लॉगरिथमिक होता है या रेशियो होते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, लॉगरिथमिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये लोग डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, ये सारे, ठीक है। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, आप लोग जान गए कि किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी में या किसी भी क्वांटिटी में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज को किस पावर तक रेज करके उस क्वांटिटी को ऑब्टेन किया गया है। ठीक है,
तो हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले से जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उसके बाद और एक बहुत ही सुंदर सा इसका एप्लीकेशन होता है जिससे हम लोग है ना रिलेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई दो क्वांटिटीज हमको ऐड करनी है या सब्सट्रैक्ट करनी है, सब्सट्रैक्ट और एडिशन के लिए आपको पता है उनकी डायमेंशंस सेम होनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है, तभी हम क्वांटिटीज को, ऐसा नहीं है कि आप मास में से लेंथ घटा सकते हैं या मास में लेंथ आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता, या वेलोसिटी में आप एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, है ना। इस तरह से बहुत सारी क्वांटिटीज, तो यानी कि आप अगर किसी भी क्वांटिटी को ऐड सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। उसके बाद हम लोग इसी लॉजिक पे किसी भी बहुत सारे रिलेशन, बहुत सारी क्वांटिटीज में रिलेशन क्वेश्चन है, ठीक है, अब वो सही इक्वेशन है या गलत इक्वेशन है तो आप लोग कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, हम लोग दोनों इक्वेशन के दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का डायमेंशन चेक करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम है तो वो इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है, करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन कैन बी चेक्ड विद डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हम लोग रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे, है ना, ये सब सीखने वाले हैं, बट अब इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। डायमेंशनल में क्या है कि आप क्वांटिटी को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे सपोज मान लीजिए, है ना, वर्क की, है ना, वर्क की डायमेंशन और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। अब होता क्या है कि आपने वर्क तो ठीक है, चलिए वर्क किया, चाहे जैसा किया, है ना, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क हुआ, है ना, बट एनर्जी में बड़ी कंफ्यूजन होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, है ना, थर्मल एनर्जी, या क्या कह सकते हैं, इस टाइप की हमारे पास एनर्जी है, आप बता नहीं सकते। मोर देन वन क्वांटिटीज में है सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, तो ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद होता है कि बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं जिनके जो डायमेंशनलेस होते हैं, जैसे, है ना, और इवन थीटा हमारा क्या है, वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, जो एंगल होता है। उसके अलावा बहुत सारे कांस्टेंट, तो आप जब इक्वेशन हम लोग जब ड्राइव करेंगे, जो रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू इस डायमेंशनल एनालिसिस से हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते कि एनी क्वांटिटी या एनी इक्वेशन, अगर मान लो, है ना, कोई इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है देन इट विल बी ऑलवेज बी करेक्ट, ठीक है। अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये हमेशा इनकरेक्ट होगी, ठीक है, अगर ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है, ठीक है, तो ये हर जगह इनकरेक्ट होगी। बट अगर डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये हर सही में मतलब एक्चुअली करेक्ट हो, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन मतलब आप अगर डायमेंशनली चेक करते हैं तो इनकरेक्ट है, वो आपको कंफर्म हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने डायमेंशन फॉर्मूला के डायमेंशंस के बारे में, किसी भी क्वांटिटी के और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पढ़ा। अब हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशन देखते हैं, है ना। तो ये क्या है कि आपको दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है जिससे आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। अभी तक हम लोगों ने जो है तीन एप्लीकेशन होते हैं इसके, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, चेकिंग ऑफ इक्वेशन, है ना, फिजिबिलिटी वायबिलिटी है कि नहीं है, मतलब करेक्टनेस ऑफ, है ना, डायमेंशनली, एंड उसके अलावा हम लोग ड्राइव करते हैं रिलेशनशिप। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी एप्सिलॉन, परमेबिलिटी म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट c, द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस आर। देखो क्या है, पोटेंशियल यहाँ पे चार पांच क्वांटिटी की बात कर रहा है, वेलोसिटी, पोटेंशियल, ठीक है, एप्सिलॉन, परमिटिविटी, म्यू नॉट, है ना, परमेबिलिटी, उसके बाद करंट की बात कर रहा है और स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है। ये पांच क्वांटिटी को मिला के बोला है कि एक इक्वेशन, एक रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान दे दो, ये क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन दोनों में सही हो सकते हैं, ठीक है, तो हमको चेक करना है कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है। देखिए, अब आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सॉरी, पोटेंशियल क्या होता है कि वर्क डन, है ना, पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट इन द फील्ड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्क डन ml2, है ना, t-2 होता है, बट ये क्या है, एक यूनिट चार्ज को आप ब्रिंग कर रहे हैं, तो ठीक पर यूनिट चार्ज, तो एक ml, देखो इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं,
ये वर्क की यूनिट हो गई, डिवाइडेड बाई ए टी। ठीक है, एक यूनिट चार्ज की डायमेंशन से आपने डिवाइड कर दिया, तो इसको हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एम एल टू टी टू द पावर -3 और ए की पावर -1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसकी क्वांटिटी को जो है डायमेंशनल फॉर्मूला को यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमारी क्या होती है, परमिबिलिटी, सॉरी परमिटिविटी इक्वेशन होती है F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन के अपसाइलन, ठीक है, आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप ये कांस्टेंट होता है 4 पाई है ना, उसको हटा दीजिए। अब अपसाइलन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 क्या है, AT की पावर 2 है ना, डायमेंशन ऑफ फोर्स हो जाएगा ML2 T-2। ठीक है, उसके अलावा R का क्या हो जाएगा, L की पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं M-1 L 2 -4। ठीक है, ओके, एंड T क्या हो जाएगा, T की पावर -2 ऊपर जाएगा +2 है ना, ये फोर्स है, दैट इज वर्क, ये वर्क का है। तो ये L होता है, तो L की क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, L का कितना हो जाएगा, 2 एंड 1, 3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3। तो ये अपसाइलन की आप लोग यहाँ से निकाल के हम लोग लिखते हैं M-1 L की पावर -3 एंड T टू द पावर 4। वैसे बेहतर है कुछ कुछ याद कर लीजिए, इसी तरह से परम्यूबिलिटी की भी आप लोग याद कर लीजिए, है ना, तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसका क्या होता है, ML2 T की पावर -2 A की पावर -2 ML2 T की पावर ML नहीं सॉरी ML1 होता है, T की पावर टाइम की जो है 2 माइनस होती है और A की पावर -2 होती है। और एम्पियर का तो आपको पता है I होता है, और इसका आपको पता है वेलोसिटी है, तो L T की पावर -1 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, सबकी डायमेंशनल फॉर्मूले को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, देखो इसमें क्या है कि आपको या तो सारे इक्वेशन आप सॉल्व कीजिए, या तो आप सारे इक्वेशन सॉल्व कीजिए, और इक्वेशन में आप अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम जाने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो सपोज इस साइड कोई भी इक्वेशन ए अगर ऑप्शन है, एम की डायमेंशन दोनों साइड सेम होनी चाहिए। तो अगर हम लोग पहला इक्वेशन लेते हैं, म्यू नॉट आई स्क्वायर इज इक्वल टू एप्सिलॉन वी। ठीक है, अब ये इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से म्यू नॉट का आपको पता है यहाँ एम है। ठीक है, तो सिर्फ हम अगर एम रख दें, बाकी फॉर्मूले लिखने की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। और आपका आई का क्या है, ए स्क्वायर है। ठीक है, आई स्क्वायर। अब साइलेंट का आपको पता है, देखो मैं बता रहा हूँ, पूरा करते रहें। अब साइलेंट का आपको पता है कितना है, M-1 है। ठीक है, ओके, और वोल्टेज का क्या है, एम है, एम प्लस है। ठीक है, और ये स्क्वायर है। अब देखो एम से क्या, पहले क्या करना है, एक एक से ही पता करने की कोशिश करना है। एम से पता क्या चल रहा है, इधर एम का 1 है, इधर कितना है 2 प्लस का और माइनस का, तो ये पता नहीं चल पा रहा है। मतलब मास का जो डायमेंशन है दोनों साइड आपका बैलेंस है, तो इसका मतलब अगला करते हैं। अगला क्या है, एल। ठीक है, तो म्यू का पूरा डायमेंशन क्या है, एल टी टू द पावर -2 ए टू द पावर 2। ठीक है, पूरा लिख लिया, है ना। अपसाइलन का क्या है कि एम एल की पावर -3। ठीक है, और टी टू द पावर 4 और ए की पावर अभी पूरा लिख लो 2। ठीक है, पहले हम सिर्फ चाहते हैं कि अगर सपोज मान लो सिर्फ मास से ही पता चल जाए, अगर डायमेंशनली करेक्ट होना है, इनकरेक्ट होना है, तो वहीं पे हो सकता है आपका इनकरेक्ट हो जाए। बट अगर मास से नहीं हुआ तो पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला बाद में हम लोग लिखेंगे। अब देखो एल बैलेंस हो रहा है क्या, एल यहाँ पे 1 है, एल यहाँ पे -3 है, और यहाँ पे क्या है 2 2 2 4, तो एल कितना है 1 है। ठीक है, इसका मतलब ये पूरा हो जाएगा आपका एम, एम का 1 हो गया, एल का भी ये 1 हो गया। ठीक है, टाइम का क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे टाइम का क्या है -6 है, तो टाइम का क्या हो गया, -2 हो गया। ये गलत हो गया था, -2 है। ठीक है, तो ये आपका आ गया, एम्पियर का दोनों जगह से निकल लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, एम का एम है, एल का क्या है, एल भी M1 है, टी का -2 है, और एम्पियर -2 + 2 निकल लिया। देखिए दोनों सेम गया है ना, इसका डायमेंशन सेम आ गया, दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। तो हमारा पहला ऑप्शन तो करेक्ट हो ही गया। ठीक है, अब देखो अगला कैसे करते हैं हम लोग। अगला अपसाइलन बी ऑप्शन है, अपसाइलन आई इज इक्वल टू म्यू नॉट वी। ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या है कि मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा सही है। अब देखो क्या है कि इसमें अपसाइलन का क्या है, अपसाइलन का आप पहले मास ले लीजिए।
आई का आपको पता है एम्पियर आएगा, यानी कि इधर मास का 1 है, बट इधर देखिए क्या है, म्यू में क्या है, मास है, और इसमें मास है, वोल्टेज में भी मास है, ठीक है। तो इसका एम आएगा और इसका एम आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m1 है, यहाँ m2 है, आपको आगे पूरा लिख के कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पता चल गया इधर मास की डायमेंशन 1 है और इधर मास की डायमेंशन 2 है। अगर एक भी फंस गया, अगर एक भी फंस गया तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, यानी कि ये यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही नहीं है ना। पूरी डायमेंशन आपको करने की जरूरत नहीं है, पहले मास से कैलकुलेट कर लो या किसी भी लेंथ को पकड़ लो, ठीक है। अगर कोई एक डायमेंशन को ले लो, किसी एक फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर बैलेंस हो गई तब आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो एक पे ही अगर कैंसिल है तो ये पूरा आप ऑप्शन यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला को है आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन, है ना, सी वी। ये सही हो सकता है क्या, देखो इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। आई क्या है, करंट है, करंट मतलब कि एम्पियर, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम्पियर, यानी कि इधर जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में बाकी सब जीरो होने चाहिए समेशन, तो एप्सिलॉन सी और वी, ठीक है। देखो इसमें m, इसका मास m है, इसमें m है, दोनों में m है, दोनों में अपोजिट है क्या, मास रिजेक्ट, दोनों का डायमेंशन मास अगर कैंसिल तभी होगा जब इसमें अगर प्लस है तो इसमें माइनस है, वोल्टेज में प्लस है इसमें माइनस है, यानी कि ये कैंसिल हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है, m जीरो होना चाहिए, तो इन दोनों इसमें प्लस है इसमें माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि m से हमको पता नहीं चला, तो एप्सिलॉन का m लिख लिए, और इसका L है, इसका t-1 है, ठीक है, और इसका आगे लिख लेंगे, ठीक है। वोल्टेज का क्या है, m प्लस है, ठीक है। अब देखते हैं कि आगे L हो सकता है कैंसिल हो जाए, L आपको पता है एप्सिलॉन में L क्या है, L-3 है, इसमें +2 है, ठीक है, बट यहाँ प्लस ये है 1 है, तो प्लस कितना हो गया, आप पूरा लिख लो, है ना, आप कंफ्यूज नहीं होना है, एक से नहीं पता चला तो एप्सिलॉन का पूरा लिख लो, L की पावर -3, T की पावर 4, A की पावर 2, M L की पावर 2, T की पावर -3, A की पावर -1, ठीक है। अब देखो L-3, L1 और 2 +3, तो +3 -3 इसकी डायमेंशन 0 हो जाएगी, तो m की डायमेंशन यहाँ पे 0 हो चुकी है क्योंकि ये 1 है प्लस, और यहाँ पे क्या है, सॉरी ये +1 वोल्टेज का +1 है, इसका -1 है, तो ये +1 -1 0 हो गया, L की भी डायमेंशन 0 हो गई, -3 और +1 और +2 +3, तो 0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे +4 है, यहाँ -4 है, और ये -1 और -3, +4 -1 -3 -4, तो ये t की भी 0 हो गई, a 2 है, यहाँ 1 है, तो ये क्या हुआ, -2 -1, तो a की पावर 1 हो गई। देखिए इस इक्वेशन में इधर एम्पियर है और इधर भी एम्पियर हो गया, इसका मतलब ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये दो इक्वेशन आपको डायमेंशनली करेक्ट आ गई, ठीक है। इसीलिए देखिए इसमें जब पहले हमने मास का मैच करा और जैसे मास का मैच हो गया तो पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, क्योंकि आपका पॉसिबिलिटी है ये करेक्ट हो सकता है, तो पहले मास का मैच करा के देख लेते हैं, अगर पहले ही कैंसिल हो जाता तो इसको हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन सही है, अब फोर्थ लास्ट ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन भी करके देखा जाए। लास्ट ऑप्शन क्या है, म्यू नॉट सी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी, म्यू नॉट सी आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन बी। इसको क्या करेंगे, देखो इसका मास मैच कराओ, इसमें आई में मास है नहीं है, इसमें में डायमेंशनल फॉर्मूला में मास है नहीं है, केवल म्यू नॉट में है, म्यू नॉट में क्या है, एम है प्लस, ठीक है, और इधर एप्सिलॉन में क्या है, माइनस, और वोल्टेज में क्या है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस माइनस तो कैंसिल हो गया, यानी कि इस इक्वेशन में इधर मास की डायमेंशन 1 आ जाएगी, ठीक है, इधर इधर कुछ भी आएगा लेकिन मास की डायमेंशन 1 आ जाएगी, बट दूसरे साइड क्या होगा, दूसरे साइड एप्सिलॉन में क्या है, मास की क्वांटिटी -1 है, और वोल्टेज का क्या है, वोल्टेज का क्या है, मास प्लस है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला प्लस है, 1 है। अब ये +1 -1 क्या है, 0 होने वाला है, इधर 1 है इधर 0 होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अगर इधर 0 होने वाला है तो क्या हो गया, इसका मतलब 1 है 0, ये यहीं पे बैलेंस हो गया, यहीं पे कट गया, यानी कि आपका ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले सिर्फ एक कोई भी फंडामेंटल क्वांटिटी की डायमेंशन को पकड़ के उसी से चेक कर लेना है, अगर वहां पे उसी से पता चल जाता है कि ये करेक्ट इनकरेक्ट है तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह लेंथ स्केल एल डिपेंड्स ऑन द परमिटिविटी एप्सिलॉन फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे भी 4-5 क्वांटिटी दी है और आपको रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है।
तो या तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला आप सभी का लिख लीजिए सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद आप या तो सारे ऑप्शन डालिए और उसमें देखिए डायमेंशंस को सेम कीजिए, या फिर आप एक और तरीका है, इसमें हम दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। जैसे हमने पहला कर लिया, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करके देखते हैं अपन लोग, ठीक है। हम बताते हैं इसमें, हाँ ओके। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिख लेते हैं, अपसाइलन की आपको जरूरत है। अपसाइलन को आप लोगों ने अभी लिखा, ठीक है। m-1 होता है, l a और t होता है। आपको याद करना पड़ेगा मास, है ना। तो देखो A2 था, 2T2 था, ठीक है। और फोर्स का क्या होता है, ml2t, है ना, माइनस ml की पावर 1, ठीक है। ml क्यूब हो जाएगा, ठीक है, फोर्स, एंड ml माइनस क्यूब हो जाएगा, और एम्पियर तो यही रहेगा। सॉरी, ये 1 मिनट, पहले टाइम का लिखते हैं हम लोग, है ना। टाइम का क्या हो जाएगा, एम्पियर का अपसाइलन, एम्पियर का 2 हो जाएगा, और टाइम टेम्पर 2 नीचे रहेगा, और नीचे से -1 जाएगा, तो -3, ठीक है। इसको आप लोग जो है, ओह सॉरी, प्लस 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 रहेगा ना, A2 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे -1 होगा, फोर्स की नीचे -1 होगा तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करना है, या तो फ्रिक्वेंटली जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा, या फिर आपको निकालना होगा, ठीक है। इसका कोई अल्टरनेटिव तो नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अपसाइलन है, उसके बाद हमारा केबी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसका भी आप लोग याद कर लीजिए तो बढ़िया ही है। केबी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2t -1 केल्सी, और इसका -1, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसके बाद बोलता है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, तो इसका केल्विन के होता है। द नंबर पर यूनिट वॉल्यूम एन, तो देखो क्या है, नंबर की क्वांटिटी आपको पता है, नंबर की नहीं होती, बट एन क्या है, नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो नीचे क्या है, वॉल्यूम आएगा, तो 1/L³ हो जाएगा, ठीक है। इसको या तो इसका हो जाएगा L-3, ठीक है। एन की जो डायमेंशन है -3 है, तो इसमें गड़बड़ हो गया, टी की पावर -2 है, ठीक है। थोड़ा सा याद करने वाली चीजें हैं ये। उसके बाद आता है, अपन क्या पूछ रहा है कि एंड द चार्ज क्यू कैरिड आउट बाई ईच पार्टिकल्स, है ना। तो क्यू इज इक्वल टू, आपको पता है एम्पियर, आपको पता है करंट क्या होता है, फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो करंट इनटू टाइम, है ना। तो क्या होगा कि नेट चार्ज हो जाएगा। अब क्या कहता है कि एक स्केल है ना, एक लेंथ स्केल है, उसका एल जो लेंथ है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, आपका उसके डाइलेक्ट्रिक के परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, और हमारा जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी पे डिपेंड कर रहा है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला के होता है, इतनी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो हमको रिलेशन दिखाना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। तो एक तो तरीका जो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया, एक क्या है कि हम इसको मान लेते हैं कि L इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन की पावर A, KB की पावर B, T की पावर C, N की पावर D एंड Q की पावर E। इसको इस तरह से मान ले, या फिर हम इसको लिख सकते हैं L इज इक्वल टू के एप्सिलॉन के एप्सिलॉन A B एंड T C N की पावर D एंड Q की पावर E, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब अपन लोग क्या करेंगे कि इसको डायमेंशनली, अगर ये करेक्ट है तो इधर का डायमेंशन और इधर का डायमेंशन जो है सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इधर अगर इसको डायमेंशन देखें तो लेंथ की डायमेंशन तो होती है, इधर डायमेंशन सबकी अब लिखना स्टार्ट कर दो। तो ये क्या है, कांस्टेंट हमने ऐड किया है, ठीक है। ये क्या है, हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये हमने कांस्टेंट ऐड है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाया, एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की क्या है, डायमेंशनलेस है, तो इसको हटा देंगे। अब अपसाइलन का हमको ये पता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे m-1L-3T4a², ठीक है। अब इसकी क्या पावर a, ठीक है। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट m, L की पावर 2, T की पावर -2, K की पावर -1, इसका हो जाएगा पावर B। उसके बाद टेम्परेचर केल्विन की पावर C, यहाँ केल्विन -1 है, ठीक है। उसके बाद L³ - क्यूब इज इक्वल टू D,
और ए और टी की पावर ई। ठीक है, तो ये हमने डायमेंशन दोनों साइड की लिख दी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इधर इधर अगर इसको हम लोग और डिटेल में लिखें तो इसको लिख सकते हैं कि m की पावर 0 है इधर, l की पावर 1 है, t की पावर 0 है इधर, केल्विन की पावर 0 है, k की पावर और कोई है क्या, यार एम्पियर भी है, तो इसकी पावर 0 है। यहाँ पे l है तो l, बाकी सबकी क्या है, डायमेंशन 0 है पावर। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, m की टोटल डायमेंशन की पावर क्या है, m की अगर टोटल डायमेंशन की पावर देखेंगे, m यहाँ पे दो जगह है तो माइनस a है ना प्लस b। उसके बाद आता है l माइनस 3a, इसकी पावर है माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3d। ठीक है, और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, m हो गया, l हो गया। उसके बाद अपन टाइम आते हैं, टाइम की पावर क्या है 4, तो 4a। ठीक है, उसके बाद माइनस 2b, उसके बाद प्लस ई। ठीक है, mlt हो गया। अब उसके बाद टेम्परेचर की डायमेंशन निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एम्पियर 2a, और यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, प्लस ई। अब क्या करेंगे कि हम लोग इनकी डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे। जैसे m अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों तरफ क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा सेम होना चाहिए। तो इसकी पावर सेम होनी चाहिए, यानी कि इसकी पावर इक्वल टू 0 हो जाएगी, इसकी पावर इक्वल टू 1 हो जाएगी, बाकी सब जो भी है उनकी पावर इक्वल टू 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। तो हम लोग इसको है ना यहाँ से मिटा देते हैं। बहुत सारी देखो क्या है, हमको क्या है ए बी सी डी ई, हम लोगों ने 5 पावर जो है इनकी अज्यूम की है, तो यानी कि हमको 5 इक्वेशंस चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ से 5 इक्वेशंस आ जाए, 1 2 3 4 5। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ए इज इक्वल टू बी, आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3d इज इक्वल टू 1। यहाँ से आपको पता है a और b सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस 3d है ना, 3a मान लो इसको a रख दो, b की जगह पे a रख दो, तो क्या होगा माइनस 3a प्लस 2a, तो माइनस a हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं d इज इक्वल टू क्या होगा, ये उधर ले जाओ, माइनस का 1 प्लस a अपॉन 3। ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड है ना, ये t की कंपेयर कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बना ले, अच्छा लग रहा है तो यहीं बना ले, 4 है, हमको उधर नहीं जाना पड़ेगा। माइनस 2b प्लस है ना c, है ना c में कंफ्यूज हो जाओगे दोस्त। तो टेम्परेचर माइनस 4a प्लस 2b इज इक्वल टू, तो इसका क्या है डायमेंशन सेम 0 है, तो यहाँ पे 4a और a की जगह आप b की जगह a रख दीजिए, तो 4a माइनस 2a, तो क्या होगा 2a प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू माइनस 2a आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन थर्ड हो गया। उसके बाद माइनस b प्लस c क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से b इज इक्वल टू c आ जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गया। अब तो मुझे उधर जाना पड़ेगा दोस्त। 2a प्लस ई क्या है, 0 है, 2a प्लस ई इक्वल टू 0, तो e इज इक्वल टू माइनस 2a। ये इक्वेशन 5 आ गई। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, यहाँ से आपको पता चला a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना, और यहाँ से आपको पता चल रहा है c इज इक्वल टू माइनस 2a। ठीक है, और e इज इक्वल टू, अरे अब देखो मैं बोला था ना, ई में अपन लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ई में ही कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, ये ई है। ठीक है, तो ये ई इज इक्वल टू माइनस 2। देखो यहाँ पे ये दो इक्वेशन सेम है ना, यानी कि एक इक्वेशन शॉर्ट हो गई। अब आप अगर दो इक्वेशन सेम रिजल्ट दे रही हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चांसेस, मोर देन वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ पहले नजर डालते हैं, ऑप्शन से थोड़ा देखना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक चीज देख सकते हैं। देखो एक इक्वेशन ये 1 2 से आ रहा है कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ठीक है,
और E इज इक्वल टू -2 है, और आपका एक ऑप्शन D इज इक्वल टू -1 प्लस A/3। ए के टर्म्स में निकाले सारा इक्वेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हम लोगों ने इक्वेशन बनाई है ये, है ना, इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। L इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर दें यहाँ पे, जो है नहीं, C ऐड कर देते हैं। C इज इक्वल टू, अब C एप्सिलॉन की पावर A, के बी की पावर B, T की पावर C, यही किया ना, N की पावर D और Q की पावर E। इस पे ध्यान दो, देखो यहाँ पे ऑप्शन जो दे रहा है वो क्या है कि अंडर रूट में है। अब देखो अंडर रूट में है, और एप्सिलॉन के बी और टी, इनकी पावर अंडर रूट में है वन, मतलब कि अंडर रूट लेना है, यानी कि तीनों की पावर सेम है, ए बी सी सेम है, ए बी सी सेम है, ये टर्म की पावर ए बी सी सेम है, यानी कि ए और बी सी है, देखिए यहाँ सेम है ना। तो ऑप्शन से आपको पता चला ए बी सी की वैल्यू हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बहुत सारे मोर देन वन क्वेश्चन आपके आंसर है, सॉल्यूशन हो सकते हैं पॉसिबल। तो हम लोग एक तो ए बी सी की पावर क्या, देखो यहाँ पे तीनों जितने ऑप्शन है इसमें अंडर रूट आ रहा है, यानी कि एल का जो रिलेशन है, एल की डिपेंडेंसी है 1/2 पे है, और इन तीनों की देखो सेम आ रही है, सब में सेम आ रही है, ई के बी टी। देखो एक फर्स्ट ए ऑप्शन में क्या है, ई की पावर एल का जो रिलेशन है और ई के बी टी के साथ, एक तो -1/2 है या +1/2 है, ए में -1/2 है, और ए बी में क्या है, +1/2 है, फिर सी में क्या है, -1/2 है, और डी में भी -1/2 है। यानी कि आप एक बार ए बी सी की वैल्यू +1/2 लेंगे और एक बार -1/2 लेंगे, और उसके बाद हम लोग ई की वैल्यू उसी हिसाब से निकाल लेंगे और डी की वैल्यू उसी हिसाब से निकाल लेंगे। तो जब हम लोग +1/2 लेंगे तो ई की वैल्यू क्या आएगी, +1/2 तो कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, यहाँ +1/2 डाल दो तो -1 होगा, और जब हम लोग -1/2 डालेंगे तो +1 होगा, ठीक है। डी की वैल्यू क्या होगी, +1/2 लेंगे तो क्या होगा, +1/2, 1 + 1/2 क्या होगा, +3/2, तो 3 से 3 गया तो ये आएगा -1/2, ठीक है। और एक और क्या हो सकता है, -1/2 लो, तो 1 -1/2 लेते हैं तो क्या होगा, 1 -1/2, है ना, तो -1/2 आ जाए, ओ सॉरी, 1 -1/2 करेंगे अगर, तो होगा 1/2, 1/2 अपॉन 3, 1/6, और माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दो एक वैल्यू आई, +1/2 और -1, क्योंकि ये मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है ना, तो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन है, तो आपके दो इक्वेशन सही हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल सोल्यूशन है यहाँ पे। तो अब हम लोग पहला 1/2 रखेंगे तो हमारे ये सेट आएगा, ठीक है, और -1/2 इन लोग 3 की पावर रखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो ये पार्ट में मिटा दूं, ये पार्ट, ठीक है, ये स्टेप्स। अब देखो ए बी सी की पावर 1/2 रख दो, तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा कांस्टेंट सी, ठीक है। इसमें कांस्टेंट नहीं है, 1, सी इक्वल टू 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लो, ठीक है, 1 हो गया। अब साइलेंट की वैल्यू हाफ, के बी की वैल्यू हाफ, टी की वैल्यू हाफ। अब जब इन तीनों की एबीसी की वैल्यू हाफ ले ली तो आपको पता है ई की वैल्यू क्या है, -1, ई क्यू है -1। उसके बाद आपको पता है डी की वैल्यू क्या आई, -1/2, ठीक है, और एक वैल्यू भी तो है, सॉरी डी नहीं, डी नहीं, एन, ठीक है। तो अब आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एल इज इक्वल टू अंडर रूट चढ़ा दीजिए, है ना, ये क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों माइनस है तो नीचे चले जाएंगे, अंडर रूट एप्सिलॉन के बी टी, ठीक है, अंडर रूट में तीनों ऊपर आ जाएगा, और ये क्यू की पावर -1 है तो ये नीचे चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और एन की वैल्यू क्या होगी, ये सेम हो जाएगी, ठीक है। तो अंडर रूट ले लिया तो ये हाफ जितने हैं तो ये तो 1 हो जाएगी, ठीक है, अंडर रूट के अंदर ले लिया, ये इसकी पावर क्या है, -1 है, तो ये नीचे जाके और प्लस स्क्वायर हो जाएगी, है ना। तो एक तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम ए बी सी की वैल्यू -1/2 लेते हैं तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगी, एल इज इक्वल टू, ठीक है, सी की वैल्यू 1 ले ली, एप्सिलॉन नॉट -1/2, के बी की पावर -1/2, टेम्परेचर टी की पावर
-1/2। ठीक है, ये तीनों एक साथ ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, दो ऑप्शन हो सकते हैं, +1/2 -1/2। ठीक है, तो e की पावर क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, e की पावर 1 यानी कि q की पावर 1, और n की पावर क्या है -1/6। अब अगर हम लोग हाफ है सब में तो इसको अंडर रूट ले लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये तीनों माइनस इसको नीचे ले जाए, क्यू क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 को हम लोग लिख सकते हैं -1/6 को हम लोग लिख सकते हैं n की पावर 1/3। ठीक है, -1/2 है ना, तो -1/2 होने से इसको भी नीचे ले जाएंगे जितने -1/2 वाले हैं, तो अपसाइलन नॉट के बी टी, तीन चीज, और n की पावर 1/3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, -1/2 था इसलिए सब -1/2 वाले सारे नीचे आ गए, तो ये ठीक है, तो आपके दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला हमारा देखिए आपका 1 बी ऑप्शन ये मैच कर रहा है। ओके, उसके बाद आपका डी है ना, हाँ ओके, तो डी ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है और आपका डी ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, आईआईटी जो एडवांस है उसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपका क्या होगा कि आपके जो है इक्वेशंस जो होंगी, ठीक है, उससे आपके मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल अगर आंसर क्वेश्चन है तो आंसर से जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन हिंट दे रहा है क्योंकि चारों ऑप्शन में देखिए आप साइलेंट के बी और टी नीचे है या ऊपर है और अंडर रूट में है सारे, तो इनकी पावर सेम है। तो एबीसी हमको यहाँ से भी पता चला सेम है, सारे अंडर रूट में है, तो यानी कि एक 1/2 ले लीजिए प्लस और -1/2 ले लीजिए, या तो +1/2 पावर होगी या -1/2। इसके साथ आपको ये दोनों रिलेशन से आपकी दोनों पावर आ जाएगी और आप यहाँ पे इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये एक तरीका है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि आपने एक बार जब ये इक्वेशंस निकाल ली तो आपको चारों ऑप्शन, अदरवाइज इस सोल्व का जो तरीका है कन्वेंशनल, कि आप सारी इक्वेशंस में दोनों साइड रखिए और डायमेंशंस को सॉल्व कीजिए। अगर आपकी डायमेंशंस सेम हो जाती हैं तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, तो आपको 4 सॉल्यूशन करने पड़ेंगे। बट यहाँ आपने एक बार सॉल्यूशन निकाल लिया और माइनस प्लस माइनस रख के आप डायरेक्ट दोनों ऑप्शन आपके जो है आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डायमेंशंस का एप्लीकेशन सीख चुके हैं। अब आगे हम लोग इसका थर्ड लेक्चर जो है उसमें एरर और मेजरमेंट्स है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो सुंदर से दो इक्विपमेंट्स होते हैं है ना, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे है ना। उसके बाद एरर्स पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वेक्टर और काइनेमेटिक्स पे कूद के आ जाएंगे है ना, जिसमें मजा आने वाला है। बट ये जो फंडामेंटल फिजिक्स है ना, जो बेसिक है ना, इसको आप बिल्कुल करिए। ठीक है, ये आपको क्या है कि काइनेमेटिक्स, वेव, है ना, ग्रेविटेशन सब कुछ कर लेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट जो ये बेसिक है ना, यहाँ पे आप एरर होती है क्योंकि हाई स्कूल के बाद हम लोग इसको छूते नहीं है, और यहाँ पे जब मेहनत नहीं करते हैं तो भी एडवांस में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी, बड़ी बड़ी थ्योरी आती है। तो ये जो भी आपने क्वेश्चन किए ये सब आईआईटी में एडवांस के आए हुए क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू तब तक के लिए।